नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। देश की राजनीति को एक नया पलटू कुमार मिल गया है। अभी तक ये शब्द आते ही आपके जहन में नाम नीतीश कुमार का आता था। आए भी क्यों नहीं। कभी लालू प्रसाद यादव के साथ मंत्रिमंडल बनाया उन्होंने, कभी उनके विरोध में बनाया, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री बने, कभी उनके खिलाफ बने। तो जाहिर है कि यह नामकरण तो उनका होना ही चाहिए था। लेकिन हाल के दिनों में उन्होंने जिस तरह से इस बात से प्रभावित होते हुए कि बार बार उनको पलटू कुमार कहा जाता है और तेजस्वी और तेज प्रताप तो उन्हें पलटू चाचा कह देते थे, सम्मान भी देते थे, व्यंग भी करते थे। लिहाजा उन्होंने बार बार कहा कि जो हुआ वो हो गया, गलती हो गई, अब दोबारा से नहीं होगी। लेकिन बिहार की राजनीति में पलटू कुमार का ये जो उपनाम है, ये जो उपाधि है, ऐसा लगता नहीं है कि वो हवा में ज्यादा देर तक बिना किसी सवारी के घूमता रहेगा। वो आकर प्रशांत किशोर के कंधों पर बैठ गया है। जी हां, प्रशांत किशोर, जिन्हें इस बार एक भी सीट नहीं आई, लेकिन उनसे इस बात को लेकर के आज प्रश्न नहीं किए गए। जब वो प्रेस वार्ता में पहुंचे, उनसे प्रश्न इस बात को लेकर सबसे ज्यादा हुए कि आपने बार बार ये बात कही थी कि आप राजनीति छोड़ देंगे अगर नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीटें आ जाती हैं तो। और उन्होंने ये बात कहते हुए कई दफे तो लिख करके भी दिया था, दस्तखत भी किया था। कई पत्रकारों को उन्होंने ये बात कही थी, लिखकर दस्तखत किए हुए कागज भी दिए थे। बार बार कहा था 25 सीटें आई तो सियासत छोड़ दूंगा। आज जब वो पत्रकार वार्ता में सामने आए तो उनकी तमाम दलीलों को सुनने के बाद पत्रकारों ने उनसे बस यही सवाल किया। इस बात को समझते हुए कि यही सवाल उनसे होगा, उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं कौन सा पद होल्ड कर रहा हूं जो इस्तीफा दे दूं। लेकिन बात ये नहीं थी, बात तो कहीं और थी। बात थी कि अगर 25 सीटें आ जाती हैं तो राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन अपनी बातों से पलट गए प्रशांत किशोर। लिहाजा बिहार की राजनीति के नए पलटू कुमार हो गए। वैसे भी आगे बढ़ करके बोल देना और फिर उस बात का होना न होना, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए कि अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं और कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो घटित नहीं होती हैं, तो फिर आपसे तो प्रश्न किया जाएगा ही। लिहाजा सोच समझकर बोलना चाहिए। लेकिन इस बार बहुत कुछ ऐसा है जो प्रशांत किशोर के माकूल हो नहीं रहा है। वो तमाम लोग जिनके खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार की एक के बाद एक किस्तें जारी की थी, वो तमाम लोग चुनाव जीत गए हैं। वो पार्टियां चुनाव जीत गई हैं और उनकी पार्टी जो शुचिता की राजनीति की धारा बहाने आई थी बिहार में, वो चुनाव हार गई है। मात्र 3% वोट, एक भी कैंडिडेट जीत नहीं पाया और 95% उम्मीदवारों के जमानत जब्त हो गए। उनसे पूछा गया कि भाई लड़ जाते तो बेहतर होता। उन्होंने कहा कि अब तो सब कुछ कही जा सकती है, कुछ भी बात कही जा सकती है। लेकिन इमरान खान का उदाहरण देते उन्होंने कहा कि नई पार्टी में वो 7 जगहों से लड़े और 7 पर हार गए थे। यानी कि हार की जो एक आशंका थी वो संभवतः प्रशांत किशोर को पहले से थी। बेहद उम्दा कोटि के रणनीतिकार माने जाते हैं, लेकिन क्या इन चीजों को फैक्टर इन नहीं किया गया था? खैर चलिए, प्रशांत किशोर अपनी अगली लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं और आने वाले दिनों में वो लड़ाई जारी रखेंगे, ऐसा उन्होंने कह दिया है। वो बिहार छोड़ नहीं रहे हैं, लिहाजा उनके बारे में बात करने के और अवसर हमें मिलेंगे। लेकिन जिस बात को लेकर के आज आपसे बात करनी है वो तो कुछ और ही है। वो शुरू होती है प्रशांत किशोर की उन किस्तों से और भ्रष्टाचार के उस प्रश्न से जिसको उन्होंने उठाया और
उसे सतह पर ला दिया। वो खुद इस पूरे प्रयास में ढह गए, उनकी तरफ किसी ने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं वो एक लकीर की तरह हैं जिन्हें मिटा पाना ज़रा मुश्किल है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच खींचतान चल रही है। आज इस बात को लेकर कि बैठक हो जाए, सब कुछ तैयार था। जनता दल यूनाइटेड की बैठक हो जाए, विधायक दल की, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हो जाए और उसके बाद एनडीए की बैठक हो जाए, लेकिन बैठकें तो हुई नहीं और ये बुधवार के लिए शिफ्ट कर दी गई हैं। गुरुवार को कहा जा रहा है शपथ ग्रहण पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने जा रहा है। अभी तक विधायक दल ने मुलाकात नहीं की है। मुलाकात करने के बाद नाम जो पहले से तय है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नाम पर कहीं किसी को कोई शको शुबा नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है, हो भी कैसे। नीतीश कुमार का जो खेमा है वो बहुत सतर्कता से चल रहा है। अभी तक मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है, पता नहीं क्या हो जाए, लिहाजा इस्तीफा दिया जाएगा और दावा ठोक दिया जाएगा। दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी। मंत्रिमंडल के भंग करने के इस्तीफे के बारे में नहीं कहा जा रहा है क्योंकि वो तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन अपने आप को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बरकरार रखा है क्योंकि 22 तारीख तक वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। उसके पहले नई विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए, लेकिन उसके पहले नए मुख्यमंत्री का भी गठन हो जाए, इस बात को जनता दल यूनाइटेड सुनिश्चित कर रही है। आपसी विश्वास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच जिस तरह का है, उसमें हर कदम दोनों पक्ष फूंक फूंक कर रख रहे हैं। इस बात का भी ध्यान रखिए कि आखिरकार जो बातें तय होने जा रही हैं, उन बातों को तय करने में कौन कितनी जमीन छोड़ता है। अब बातें क्या तय होने वाली हैं, मंत्रिमंडल की संख्या क्या होगी, उसकी एक निश्चित संख्या है। आप जानते हैं भारतीय संविधान तय करता है कि जो असेंबली की ताकत होती है उसके 15% ही मंत्री हो सकते हैं। किसी ज़माने में खूब मंत्री बना दिए जाते थे, लेकिन ये जो मंत्री बनाने का सिलसिला है इसे कैप कर दिया गया क्योंकि लोग अपनी इच्छा से ज़रूरत के मुताबिक या कई बार ज़रूरत न भी हो तो तुष्टिकरण के लिए मंत्री पद देते चले जाते थे, लेकिन अब तो 15% है और इस लिहाज से बिहार में 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित। आप जानते हैं 1-2 मंत्री पद वैसे ही बचा लिए जाते हैं, पता नहीं कौन सी इमरजेंसी सामने आ जाए तो 33 या 34 मंत्री बनाए जाएंगे। तो फॉर्मूला निकाल लिया गया है। आप जानते हैं वो फॉर्मूला है कि अगर आपके पास 6 विधायक हैं तो आप 1 मंत्री के लायक हो जाते हैं। अब ये जो सिलसिला है कि 6 विधायक आपके पास हैं तो आप 1 मंत्री के लायक हो जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा मंत्री होंगे क्योंकि उनके पास ज़्यादा विधायक हैं, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा कम तो है नहीं। जेडीयू वाले मात्र 4 ही का तो फासला है। लिहाजा ये तय हुआ है कि करीब करीब बराबर दोनों के मंत्री रहेंगे। अब 2020 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को मंत्री पद अपने कम करने पड़ेंगे क्योंकि उस वक्त उनके 22 मंत्री थे। अब 14-15 से मामला ऊपर नहीं जा रहा है। 2 बातें हो गई हैं। एक तो ये कि जनता दल यूनाइटेड का आंकड़ा ऊपर चला गया है, दूसरा ये कि लोक जनशक्ति पार्टी वो भी शामिल है, तीसरा ये कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी शामिल है। तो 2-3 मंत्री तो एलजेपी ले लेगी। 1 मंत्री का वादा हम पार्टी यानी कि मांझी जी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी की आरएलएम पार्टी दोनों से कर दिया गया है। तो 3 अगर एलजेपी को मिलते हैं 2 उधर, तो 5 मंत्री पद तो उधर ही चले जा रहे हैं, तो बाकी बच जा रहे हैं 28-29। और ऐसे में तय होना है कि 14 कौन लेगा और 15 कौन लेगा। बीजेपी और जेडीयू के बीच तय होना है। ये इस बात पर तय होना है कि आखिरकार कुछ मलाईदार मंत्रालय होते हैं और कुछ अथॉरिटी वाले मंत्रालय होते हैं। बिहार में मलाईदार और इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा चीख पुकार नहीं मचाई जाती है जैसे कि महाराष्ट्र में हो जाता है, क्योंकि एक नैतिकता
की चादर है, समाजवादी राज्य है, उस तरह से लोग सोचते हैं। लिहाजा हमें वही मंत्रालय चाहिए, पीडब्ल्यूडी बहुत खुल करके कोई नहीं कह सकता है। नेतृत्व भी उस तरह से कार्य करता है बिहार में, महाराष्ट्र में जिस तरह से नहीं करता है, लिहाजा वहाँ पर यह संभव नहीं है। लेकिन पार्टियों के बीच तो खींचतान है ही, और पार्टियों के बीच खींचतान यह है कि गृह मंत्रालय किसके पास जाए। गृह मंत्रालय को लेकर के हमेशा से हर राज्य में गठबंधन की सरकारों में खींचतान मची रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा विधायक हैं तो वो चाहते हैं कि गृह मंत्रालय उनके पास जाए। अभी तक गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास ही होता आया है। क्या इस बार वो पकड़ छूटने वाली है? मुख्यमंत्री तो नीतीश बाबू बन जाएंगे। उनके स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन वो तो इधर सब कुछ चंगा दिखने लगा है। तो क्या होने वाला है? एक प्रश्न ये है, ये तभी निर्णित होगा जब गृह मंत्री पटना पहुंच जाएंगे, और वो होगा बुधवार शाम, क्योंकि गुरुवार सुबह तो शपथ ग्रहण ही होने वाला है। दूसरा पद, जैसा कि हम लोगों ने बात किया, स्पीकर का है। लोकसभा स्पीकर बड़ा ही क्रूशियल, बहुत ही अहम पद है। मान लीजिए विश्वास टूट जाती है, विश्वास की डोर खट से टूट जाती है। आजकल तो बहुत दिक्कत नहीं होती है, ऐसा हो जाता है, तुरंत हो जाता है। तो फिर कौन बनाएगा सरकार, और किसके विधायक अगर क्रॉस करते हैं तो इनवैलिड होंगे, वैलिड होंगे, किसकी सदस्यता जाएगी, सब कुछ तो हाथ स्पीकर के ही होता है। कौन जीता कौन हारा सदन में, ये भी तो स्पीकर के ही हाथ में होता है। लिहाजा ये पद तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्ती भी है आपसे, अदावत भी आप ही से है, और ऐसे में वो पद हम आपको कैसे दे दें जिसके लिए कहानी सबसे ज़्यादा कही और बुनी जाती है, स्पीकर का पद। लिहाजा स्पीकर के पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच खूब ज़बरदस्त खींचतान चल रही है। ये तो ऐसी खींचतान है जो हर पार्टी के जीवन में आए, हर नेता के जीवन में आए, हर समूह के जीवन में आए, क्योंकि जीत के बाद यही तो स्वाद है। क्योंकि इस तरह की खींचतान आप जानते हैं तेजस्वी यादव के खेमे में तो चल नहीं रही है, वहाँ तो किसी अलग तरह की खींचतान की बातें हो रही हैं, मान नहीं रही हैं। रोहिणी आचार्य ने फिर से एक और ऐसा वीडियो सामने ला दिया है जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ये साबित हो रहा है। बातों को संभालने की कोशिश करते हुए अपना पहला बयान दिया है तेजस्वी यादव ने, लेकिन हालात उधर संभलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि लालू यादव और राबड़ी देवी ने ये जरूर आश्वासन दिया है कि वो घर की बात को संभाल लेंगे, बाहर की बात, पार्टी की बात पार्टी वाले संभाले। लेकिन फिलहाल बातचीत उनके बारे में क्या करें, वो आपस की बात है। बात तो करनी पड़ेगी सरकार के गठन की ही। लिहाजा इन सब बातों को बताने के बाद एक बात है जिसके बिना बात खत्म नहीं हो सकती है। शून्य पर आए हैं पीके प्रशांत किशोर, लेकिन कुछ ऐसी बात उन्होंने कर दी है कि मंत्रिमंडल के गठन में उनके मौजूदगी भले ना हो, उनकी सलाह भले ना हो, लेकिन उन्होंने जो शर्तें रख दी हैं उसकी बात जरूर हो रही है। पीके ने कहा है कि कुछ लोग हैं जो दागी हैं, जनता की अदालत में भले ही वो जीत कर चले आए, लेकिन अदालत तो हम जाएंगे। उन्होंने इस बात का दावा किया है, और निशाने पर कौन है आप बखूबी जानते हैं। अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, ये तीन नाम तो सामने हैं ही। क्या इन्हें मंत्री पद से नवाजा जाएगा? बड़ा प्रश्न ये है, एक नैतिक सवाल है जो कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के सामने है। इस बात को बहुत शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि जब आजकल नीतीश बाबू बाहर निकल रहे हैं तो एक चौधरी नहीं दिखाई पड़ते हैं, उनका नाम है अशोक चौधरी। वो हमेशा साथ रहने वाले अशोक चौधरी तो दिखते नहीं हैं। विजय चौधरी दिखते हैं, सम्राट चौधरी दिखते हैं। तीन चौधरी में से एक चौधरी तो घट गए। अब सम्राट चौधरी का नंबर है। सम्राट चौधरी बड़ी जीत के साथ सामने आए हैं। उनको पीछे हटाने का मतलब ये हो जाएगा कि आपने एक तरह से
अंडरलाइन कर दिया जो बातें पीके ने कही थी। लिहाजा पीछे हटाना तो मुश्किल है, मंत्री पद तो मिलना है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें शायद ही मिले, और इसका असर देखा जा रहा है उन बातों में जो उनके बारे में कही गई थी पीके के द्वारा। साथ ही साथ मंगल पांडे जो कि लगातार मंत्री रहे हैं, मंत्री लगातार रहने के बाद उन्हें विधायकी का चुनाव लड़ने को कहा गया, एमएलसी हुआ करते थे, वो जीत करके आए हैं, क्या मंत्री बनाए जाएंगे? अपर कास्ट के चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन और भी तो लोग हैं जिन्हें प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। इसीलिए दिल्ली का जो आला कमान है उसने अभी से ये खबर फैलाना शुरू कर दिया है कि नए चेहरों को मौका मिलेगा। क्या ये नए चेहरे वो होंगे जो कि विकल्प के तौर पर उन नामों के बदले आएंगे जो कि कहीं ना कहीं दागी वाली श्रेणी में आ गए हैं, और ये नाम जिनके बारे में बार बार कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सामने तथ्य और कागजात रख दिए हैं पीके ने, क्या इस बात का संज्ञान लिया जा रहा है? जो जानकारी है वो कहती है कि आंशिक रूप से लिया जा रहा है, और बहुत ही ज़्यादा इस बात की संभावना है कि आपको मंत्रिमंडल के गठन में उसका असर दिखाई पड़ेगा, वरना ये फिर से एक पीके को शुरुआती मौका देगा और फिर से वो अपने बेहतर कम्युनिकेशन और ओरेशन के स्किल के ज़रिए, बेहतर बोलने की कला के ज़रिए अपने आप को मुख्य विपक्ष या फिर एक अहम विपक्ष के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी अब विपक्ष तो बहुत ही कमज़ोर हो गया है, चाहे वो सदन के भीतर हो या सदन के बाहर, जहाँ तक बिहार का सवाल है। लिहाजा बस कुछ घंटों का इंतज़ार है। धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुँच गए हैं, विनोद तावड़े पहले से पटना में हैं, और अमित शाह पटना बुधवार को पहुंचेंगे। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने ऑब्जर्वर्स नियुक्त कर दिए हैं। केशव प्रसाद मौर्य, साध्वी निरंजन ज्योति और अर्जुन राम मेघवाल, ओबीसी, ईबीसी और दलित वर्ग से आने वाले 3 भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता। जाहिर है कि इसका असर, इस कास्ट कॉम्बिनेशन का असर मंत्रिमंडल के फॉर्मेशन पर आपको स्पष्ट दिखने वाला है। बिहार में जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दे रही है, और उसके ऊपर किसी सवर्ण पार्टी होने का छवि चस्पा नहीं है। लिहाजा इस तरह के ऑब्जर्वर्स भेज करके भी उसने एक तरह से साबित कर दिया है कि वो किस तरह का मंत्रिमंडल का गठन करने जा रही है। मुकेश सहनी अपने आप को निषाद नेता कहते हैं, सन ऑफ मलाह कहते हैं, लेकिन सन ऑफ मलाह सीट नहीं जीत पाते हैं। 18 सीट लेकर के भी नहीं जीत पाए, खुद चुनाव भी नहीं लड़ते हैं, डर के मारे क्या? लिहाजा इस बार कहा जा रहा है कि निषाद समुदाय से नेतृत्व को उभारा जाएगा। वैसे भी बहुत से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास जो निषाद समुदाय से आते हैं। रमा निषाद का नाम सुन रहा हूं, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। और भी कई नाम हैं जिसके बारे में आपको हम बताएंगे, लेकिन शून्य लाकर पीके क्या प्रभावी हो पाएंगे? पलटू की उपाधि ले चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या वो मंत्रिमंडल और सरकार के गठन में अपनी छाप छोड़ पाएंगे? देखेंगे। आपको क्या लगता है, आप हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि यह जो मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है, ये आपसी विश्वास और वैमनस्य दोनों के बीच एक जो पतली रेखा होती है, उस पर आपको चलती हुई, संतुलन बनाती हुई दिखाई पड़ेगी। आपको क्या लगता है? लिखिए, कमेंट्स करिए और हमें बताइए आप क्या सोचते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।